सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कैश क्रेडिट. व्हाट इज़ कैश क्रेडिट? ठीक है, ये एक तरीके का लोन है जो कि बैंक कस्टमर को देता है. ठीक है, एक बिजनेस कस्टमर को देता है या किसी इंडस्ट्रियल कस्टमर को देता है. इसमें क्या होता है, जो आपके यहाँ पे या बिजनेसमैन के यहाँ पे या इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पे रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक पड़ा होगा या फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक पड़ा होगा, उसको प्लेज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी बाय द बैंक. ठीक है, और उसकी कुछ लिमिट फिक्स कर दी जाती है. मान लो कि आपकी जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है वो 1 लाख रुपीज़ का है, तो उसका 75% या 80% के अराउंड 80,000 की वैल्यू का आपको कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हो जाएगा. ठीक है, सो जनरली दिस फैसिलिटी इज़ गिवन टू इंडस्ट्रियल बायर्स और बिजनेस कस्टमर्स and it's called cash credit, in which stock, it can be raw material का stock, work in progress का stock, finished goods का stock, which is lying down is pledged or hypothecated as security by bank. In a cash credit account, the bank fixes a cash credit limit for the borrower, which is usually 75 to 80% of the values of stock and other book debts as declared by borrower in the prescribed format periodically. ठीक है, bank conducts periodical surprise checks in the godowns of the borrower to ensure that borrower declares the quantity and value of stock accurately and maintains acceptable level of financial discipline. ठीक है, एक तरीके का लोन है जिसमें कि क्या है, हाइपोथिकेट किया जाता है या किस चीज़ को प्लेज किया जाता है, रॉ मटेरियल या स्टॉक को प्लेज कर दिया जाता है, और जो बैंक है वो आपको कितना लोन देता है, अराउंड 75 to 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक. ठीक है, और सरप्राइज चेक्स भी बैंक कर सकता है. नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके की लोन फैसिलिटी है. ये किसको दी जाती है? ये बहुत जो रेप्यूटेड कस्टमर्स होते हैं जिनका बैंक के साथ डीलिंग बहुत अच्छा है. ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, अज्यूम कर लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का SBI के अंदर बैंक अकाउंट है. ठीक है, SBI के अंदर अकाउंट है. अब नॉर्मली क्योंकि बिज़नेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, करंट अकाउंट होता है. अब आपको पता है जो हम जैसे आप जैसे लोग खोलते हैं अकाउंट, वो सेविंग्स अकाउंट होता है. उसके अंदर कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हम 1 मंथ की कर सकते हैं. अगर हम उसके बियॉन्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं सो चार्जेस लगते हैं. बट करंट अकाउंट में आप चाहे दिन के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर लो, महीने में जितनी मर्जी चाहे ट्रांजैक्शंस कर लो, पर उसके ऊपर कोई भी आपको जो है चार्जेस नहीं लगेंगे. बट ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए इसमें बहुत सारे लाखों के हिसाब से पैसा रोज़ आता भी है और बहुत सारा पैसा करंट अकाउंट में से जाता भी है. और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि करंट अकाउंट में आपका बैलेंस हो गया 0. अब मान लो कोई पेमेंट लेने के लिए आ गया, ठीक है, कोई चेक प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आप बड़े रेप्यूटेड पर्सन हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो आपकी रेप्यूटेशन के ऊपर एक आप कह सकते हो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए बैंक ने क्या किया हुआ है, जो बहुत रेप्यूटेड कस्टमर्स होते हैं, बैंक को पता है, भरोसा है ऐसे लोगों पे, तो उनको ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है. ओवरड्राफ्ट लिमिट का क्या मतलब है कि अगर आप मान लो कि मेरे अकाउंट के अंदर 0 बैलेंस है या थोड़ा कम है, तो मुझे मान लो कि बैंक ने सैंक्शन की हुई है लिमिट 2 लाख रुपीज़ की. ठीक है, 2 लाख रुपीज़ की लिमिट मान लो बैंक ने मुझे सैंक्शन की है, तो आई कैन ओवर ड्रॉ फ्रॉम माई अकाउंट. चाहे मेरे पास 0 बैलेंस भी क्यों नहीं है अकाउंट के अंदर, स्टिल मैं 2 लाख की उसमें से पेमेंट्स काट के दे सकती हूँ. बैंक उसको पे कर देगा मेरे बिहाफ पे. सो ओवरड्राफ्ट लिमिट है, रेप्यूटेड कस्टमर्स को दी जाती है. करंट अकाउंट जो ओपन होता है उसी में नॉर्मली दी जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास इंट्राडे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ठीक है, यहाँ लिमिट, मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी ओवरड्रॉन ड्यूरिंग द डे. अब कितनी लिमिट है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके लिए 1 दिन की लिमिट बेटा फिक्स कर दी जाती है कि हाँ 1 दिन में तुम इतना ओवरड्रॉ कर सकते हो, इतना ज़्यादा पैसा तुम निकाल सकते हो, जितना तुम्हारे पास बैलेंस है उससे इतना एक्स्ट्रा निकाल सकते हो दिन में. ठीक है, उतना बैलेंस आप ओवरड्रॉ कर लो, बट बिफोर द एंड ऑफ द डे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इट शुड कम विद इन द नॉर्मल लिमिट. ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है एंड ऑफ द डे ओवरड्राफ्ट लिमिट. अब इसमें क्या होता है, जो आपने अमाउंट ओवरड्रॉ किया है वो नेक्स्ट डे में भी आप नॉर्मल लिमिट्स में ला सकते हो. आप नेक्स्ट डे पे भी उसको ठीक कर सकते हो. एडवांटेजेस क्या हैं ओवरड्राफ्ट की? नंबर 1, इट्स फ्लेक्सिबल है. इट कॉस्ट नथिंग. छोटी सी फीस लगती है, थोड़ी सी फीस लगती है बस. ठीक है, एंड आपका जो कैश फ्लो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग बना रहता है. इट्स क्विक, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी इंटरेस्ट, थोड़ा सा फीस लगती है. ठीक है, बट
थोड़ा जो ये जो इसकी फ़ीस या इंटरेस्ट होता है वो लोन से ज़्यादा होता है, तो ये कई बार एक्सपेंसिव भी आपको लग सकता है। रिकॉल, अनलेस स्पेसिफाइड इन द टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक कैन रिकॉल द एंटायर ओवरड्राफ्ट एट एनी टाइम। ठीक है, अब बैंक, इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये भी है कि बैंक अपना पैसा, मान लो कि उसने मुझे ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन की हुई है 2 लाख रुपीज़ की, मैंने 2 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, चेक ड्रॉ कर दिया है। अब बैंक वो 2 लाख रुपए मुझसे कभी भी मंगवा सकता है अगर मेरे बिहाफ पे ओवरड्राफ्ट पे कर दिया है, अगर मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं की, या किसी भी टाइम पे ब्रेक कर दी कोई टर्म एंड कंडीशन। ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव आप कह सकते हो है। सिक्योरिटी, ओवरड्राफ्ट में बी सिक्योर्ड बाय बिजनेस एसेट्स विच पुट देम एट रिस्क इफ यू कैन नॉट मीट रीपेमेंट्स। ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड भी होते हैं जिसमें कि बिजनेस के एसेट्स वगैरह को एज एसेट रखा जाता है, एज मॉर्टगेज रखा जाता है, या जो भी है। ठीक है, तो आप अपनी रीपेमेंट जो है आपकी जो रिस्क पे हो जाती है अगर आपने अपनी सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑलरेडी कर रखा है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ये आगे करवाती हूँ। एक सेकेंड, देखो अब आपको पता है बिजनेस के अंदर बहुत सारी क्रेडिट पे भी होती हैं ट्रांजैक्शंस, है ना। ये देखो, ये है आपका सेलर, ये रहा आपका बायर। ठीक है, अब बायर को गुड्स की ज़रूरत थी, बायर भाई साहब जाते हैं सेलर के पास, भाई मुझे गुड्स दे दो, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनको गुड्स तो दे देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कोई बात नहीं, तू 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना। ठीक है, पर कोई प्रूफ तो रखेंगे ना अपने पास, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो सेलर है ना वो एक बिल ड्रॉ करेगा, वो एक बिल ड्रॉ करेगा। कौन ड्रॉ करेगा, सेलर ड्रॉ करेगा, इसलिए इसका नाम हम लोग ड्रॉअर भी बोलते हैं, ड्रॉअर। ठीक है, जो बिल ड्रॉ करता है सेलर इज ड्रॉअर ऑल्सो। ठीक है, ये बिल ड्रॉ करेगा जिस पे लिखेगा दैट आई प्रॉमिस टू पे, कॉन्ट्रैक्ट सा बनाएगा, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, और बायर को दे देगा साइन करने के लिए, बायर इसके ऊपर साइन करेगा और वापस से ये बिल ड्रॉअर को भेज देगा, है ना। अब ये बिल ड्रॉअर के पास पड़ा रहेगा 3 महीने, 3 मंथ्स के लिए ड्रॉअर के पास या सेलर के पास ये बिल पड़ा रहेगा। जब 3 महीने होंगे तो ये लेकर पहुंच जाएंगे बायर के पास अपना बिल कि भाई तुमने यहाँ पे लिख के दिया था, साइन करके दिए थे, प्लीज़ अब मेरी मनी मुझे रिटर्न कर दो। अब बायर जो है हो सकता है इसको पेमेंट कर दे, ठीक है, हो सकता नहीं करेगा इसको पेमेंट। अब मान लो 3 महीने होने से पहले ही इन सेलर जी को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इसको बहुत अर्जेंटली मनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये बिल लेकर पता है कहाँ पहुँचेंगे, बैंक के अंदर पहुँच जाएंगे। बैंक भाई साहब आप ये बिल ले लो, थोड़ा सा अपना डिस्काउंट काट लो और बाकी पैसे मुझे दे दो। अब देखो मान लो कि ये बिल 10,000 का है, ठीक है, बैंक थोड़ी सी कमीशन काटेगा इसमें से, अपनी थोड़ा सा डिस्काउंट काटेगा। ठीक है, मान लो कि बैंक ने 500 रुपीज़ काट लिया और 9500 रुपीज़ किसको दे देगा, सेलर को दे देगा या ड्रॉअर को दे देगा। ड्रॉअर के पास 9500 रुपीज़ आ जाएंगे। अब जब ड्यू डेट होगी 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बैंक खुद से ये बिल लेकर किसके पास पहुंचेगा, बायर के पास कि बायर भाई साहब आपने सेलर भाई साहब को बिल दिया था, उन्होंने मुझसे डिस्काउंट करवा लिया, अब आपको पेमेंट मुझे करनी है, सो प्लीज़ पेमेंट कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये जो है चलता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमने जो है डिस्काउंटिंग करना है स्पेसिफिकली कि बैंक क्या करता है, डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट अपना कट करता है, ठीक है, बिल्स की रीपेमेंट आपको अर्ली कर देता है। ये इसका सारा मैकेनिज्म है। आई होप आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में भी किया होगा सेम, तो वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट आ जाओ, मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन सिक्योरिटीज़। अब जो सिक्योरिटीज़ हैं उन पे किस किस तरीके के चार्ज जो हैं क्रिएट किए जा सकते हैं। वाइल एक्सटेंडिंग क्रेडिट बैंकर मस्ट सिक्योर हिज पोजीशन, अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज, लैंड, बिल्डिंग, गुड्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, लाइफ पॉलिसीज, एफडीज, टाइटल डीज एक्सेट्रा आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एज सिक्योरिटी फॉर लोन। अब बैंक जो है आपको फ्री में तो लोन देंगे नहीं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेंगे, है ना। अब वो सिक्योरिटी को किस तरीके से बाउंड करेंगे, आप कह सकते हो इस तरीके से उस पर चार्ज अपना रखेंगे, अपना हक रखेंगे। उसके क्या क्या तरीके हैं, लियन, प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज या असाइनमेंट। ये 5 तरीके हैं जिससे कि वो लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ पे। फर्स्ट वन इज़ लियन। ठीक है, लियन क्या होता है, लियन बेटा होता है एक तरीके से जब्त कर लेना।
ठीक है, लियनेस जब्त कर लेना एक तरीके से। अब बैंक क्या करेगा, मान लो कि मैंने लोन लिया हुआ है, ठीक है, बैंक ने, और मैंने अपने स्टॉक के ऊपर लोन लिया है, स्टॉक के ऊपर लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, वो जो स्टॉक है ना अपने पास रख लेगा, और जब मैं लोन चुका दूंगी तो वो स्टॉक मुझे वापस कर देगा। इसमें क्या होता है, अ लियन इज द राइट ऑफ पर्सन in the possession of goods to retain them until debts due to him have been satisfied। ठीक है, तब तक उन गुड्स को रखना जब तक कि आपका लोन जो है, बैंक का जो लोन है वो रीपे ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास है प्लेज। अभी प्लेज क्या होता है देखते हैं। Pledge may be defined as bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise. Bailment means delivery of goods by one person to another for some purpose under a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of persons delivering them. The person who delivers the goods as the security is called pledger and the person जिसके पास goods को pledge किया जाता है he is pledgee. The ownership remains with the pledger। ठीक है, उसके ऊपर हक तो किसका है, pledger का ही हक है। ठीक है, जो person pledge कर रहा है उसी का हक है goods के ऊपर। ओके, पढ़ते हैं। A pledge is created only when goods are delivered by borrower to lender someone on his behalf with the intention of being treated as security against the advance. Delivery of goods may, however, be actual or constructive. It is constructive delivery where the key of a godown in which goods are kept or documents of title to delivered to the bank। अब देखो indirect भी delivery हो सकती है। pledge में क्या होता है, goods किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, to the pledgee। ठीक है, एंड प्लेजर प्लेजी को डिलीवर कर दिए जाते हैं गुड्स। और प्लेजर क्या करता है, देखो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाता है। अगर तो एक्चुअल में वो पोजेशन जो है गुड्स की, एक्चुअल पोजेशन जो है वो प्लेजी रख लेता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट है। और अगर पोजेशन प्लेजी ना रख के, मान लो कि गोडाउन है उसमें सामान पड़ा, उसकी कीज रखता है, दैट इज इनडायरेक्ट प्लेज। अब एडवांटेजेस क्या हैं प्लेज की। नंबर 1, to a banker, pledge is perhaps the most satisfactory mode of creating a charge on securities. It offers following advantages. The goods are in possession of the bank and therefore in case the borrower makes default in payment, they can be disposed of after reasonable notice is given to the borrower। हैं किसके पास, बैंक के पास पड़े हैं गुड्स, जब चाहे मर्जी वो सेल कर सकता है प्रॉपर नोटिस देने के बाद, अगर बॉरोवर उसको उसके पैसे वापस नहीं करता या डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट में। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बॉरोवर बैंक कैन सेल। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है आपका बॉरोवर, मतलब उसके पास पैसे नहीं हैं, बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर भी बैंक उसके गुड्स को सेल करके कर सकता है। अब प्लेजी के राइट्स क्या हैं, जिस पर्सन ने अपने एसेट्स को भाई रखवाया है, ठीक है, उसके क्या राइट्स हैं, पढ़ते हैं। इफ़ द प्लेजर फेल्स टू पे हिज डेट और कंप्लीट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट द स्टिपुलेटेड टाइम, द प्लेजी कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अब प्लेजी क्या क्या कर सकता है, ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द प्लेजर अपॉन डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एंड रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्या कर सकता है, अगर डिफॉल्ट करता है प्लेजर पेमेंट में, तो प्लेजी क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है, सूट फाइल कर सकता है और रिटेन कर सकता है उसके गुड्स को। और सेल द थिंग्स प्लेज्ड बाय गिविंग प्लेजर रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल। ठीक है, बेच भी सकता है नोटिस देने के बाद कि भाई तुमने हमें पेमेंट नहीं की, एक काम करो, हम लोग आपका सामान क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इन केस द प्रोसीड्स फ्रॉम गुड्स प्लेज्ड आर नॉट सफिशिएंट, अब मान लो जितने का उसने सामान बेचा है वो लोन से कम का गया, प्लेजी कैन फाइल अ क्लेम फॉर बैलेंस। तो अब बाकी के लिए आप क्लेम फाइल कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि लोन 1 लाख का दिया था, जो स्टॉक है वो 80,000 का गया, बाकी 20,000 के लिए वो क्लेम फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इन एडिशन टू द राइट्स मेंशन्ड अबव, प्लेजी हैज़ फॉलोइंग राइट्स। इट इज़ ड्यूटी ऑफ प्लेजर टू डिस्क्लोज एनी डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स इन द गुड्स प्लेज्ड विच आर विद इन हिज नॉलेज। अगर कोई गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्ट वगैरह है तो भाई प्लेजी को पहले टाइम पे बता दो। प्लेजी हैज़ राइट टू क्लेम एनी डैमेजेस सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज डिफेक्टिव टाइटल ऑफ प्लेजर। ठीक है, और प्लेजी के पास राइट है, अगर डिफेक्टिव गुड्स दिए गए हैं उसको, तो उसको कुछ डैमेज सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से, तो स्टिल उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है।
In case of injury of the goods or deprivation by third party, all such remedies that the owner of goods would have against them. अच्छा, अगर किसी थर्ड पार्टी को कुछ इंजरी हो जाती है ऐसे डिफेक्टिव वगैरह गुड्स को यूज़ करके, तो उसके पास भी सेम राइट्स होंगे जो कि किसी ओनर के पास होते, जो सेम ओनर के पास होते. अ प्लेजी हैज़ राइट टू रिकवर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स. प्लेज, अगर प्लेजी को वो सामान रखने के लिए, जो भी प्लेज्ड हैं गुड्स, उनको रखने के लिए कोई स्पेशल खर्चा करना पड़ा है, मान लो कोई कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ा है, ऐसा सामान था कि आपको कोल्ड स्टोरेज का भी जो रेंट वगैरह है वो पे करना पड़ा भाई, तो ऐसे एक्सपेंडिचर भी आप प्लेजर से ले सकते हो, रिकवर कर सकते हो. नेक्स्ट देखो, हाइपोथिकेशन. अब हाइपोथिकेशन में और प्लेज में क्या फ़र्क है? प्लेज में गुड्स ट्रांसफ़र हो गए बेटा, सामने वाले को दे दिए. हाइपोथिकेशन में गुड्स दिए नहीं जाते, ठीक है, गुड्स रिमेन विद द बोरवर, बोरर के पास ही रहेंगे. मान लो कि तुमने मतलब XYZ किसी पर्सन ने अपनी जो गाड़ी है वो हाइपोथिकेट कर दी है, ठीक है, बैंक से लोन लेना था, गाड़ी को हाइपोथिकेट कर दिया, वो गाड़ी बोरवर के पास ही है, ठीक है, पर उसके ऊपर जो पोजेशन जो है वो खुद बोरवर के पास है, क्रेडिटर के पास ही है, ठीक है, पोजेशन इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती. ठीक, इतना ही फ़र्क है हाइपोथिकेशन के अंदर. राइट क्रिएट हो गया, एक हक क्रिएट हो गया, पर पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो हाइपोथिकेशन. नेक्स्ट आ जाओ, मॉर्टगेज. मॉर्टगेज नॉर्मली की जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मूव नहीं ना कर सकते उनको, तो मॉर्टगेज किया जाता है. मॉर्टगेज में भी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू पेक्यूनरी लाइबिलिटी. अब इसको समझो, मॉर्टगेज में क्या होता है? मॉर्टगेज के अंदर बेटा आप जो इंटरेस्ट है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफ़र कर देते हो टू द अदर पर्सन, ठीक है, आप किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हो, पर पोजेशन तो कर ही नहीं सकते ना. इमूवेबल प्रॉपर्टी को थोड़े ना आप लैंड को बैंक के अंदर जमा कराओगे, नो, ठीक है, या आपके पास बिल्डिंग है तो कहोगे बैंक के अंदर जमा कराएं, तो पोजेशन नहीं चेंज होती है, बट येस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द पर्सन हु इज़ गिविंग यू द लोन, या फिर बैंक को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है. सो इसके बाद है आपका types of mortgage. Equitable mortgage. An equitable mortgage is created by an arrangement, express or implied, that an equitable interest in the property shall pass to the mortgagee as security for debt due or to become due. An equitable mortgage is effected by deposit document of title. A legal title to property is not passed on to the mortgagee, but the mortgager undertakes through the memorandum of deposit to execute a legal mortgage in case he fails to pay the debt in time. Equitable mortgages accompanied by deposit of title deeds do not require registration. Registration offers still better security for the bank, but it adds to the cost of borrower by the way of stamp duty, registration charges, etc. अच्छा, अब इसको समझो ये क्या है. इक्विटेबल मॉर्टगेज के अंदर ये एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट होती है. एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड. एक्सप्रेस्ड का मतलब है हमने लिख के बता दिया या कैसे भी कर दिया, और इम्प्लाइड होता है बाय एक्शंस. दैट इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी शैल पास टू मॉर्टगेजी एज सिक्योरिटी फॉर अ डेट ड्यू और टू बिकम ड्यू. एन इक्विटेबल मॉर्टगेज इज इफेक्टेड बाय डिपॉजिट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी का वो मॉर्टगेजी को पास कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी ऑफ अ डेट, जबकि जो लीगल टाइटल है ना प्रॉपर्टी का वो नहीं पास होता. इंटरेस्ट कर दिया पास, बट लीगल टाइटल वो नहीं पास किया. बट द मॉर्टगेजर अंडरटेक्स थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट टू एग्जीक्यूट लीगल मॉर्टगेज इन केस ही फेल्स टू पे द डेब्ट इन टाइम. हाँ, अगर इन केस जिसने लोन लिया है, ठीक है, बोरोवर वो टाइम पे नहीं पे करता, तो फिर लीगल मॉर्टगेज भी एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा. मतलब लीगल हक भी किस पे आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, टू दी वन हु इज़ गिविंग द लोन. ठीक, इसकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी करवा लोगे तो बेटर होता है, ठीक है, फॉर लीगल पर्पसेस बेटर होता है करवाना. पर नॉर्मली नहीं करवाया जाता, बिकॉज वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के जो चार्जेस हैं वो और भी ज़्यादा किस पे पड़ जाते हैं, बोरोवर के ऊपर, इसलिए नॉर्मली नहीं कराया जाता, करवा लेना अच्छा होता है. नेक्स्ट देखो,